चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इंडेस 40 के साथ, दैट इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बहुत ही अच्छा इंडेस है और क्योंकि अभी आपने जस्ट इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर अप किया है तो ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो जाता है साथ साथ इंडेस 40 को पढ़ना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो एंटिटी के पास है, जो एंटिटी ने इस मकसद से रखी है टू अर्न रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब उसके ऊपर या तो वो रेंट कमाना चाहती है उसे लीज पे देके, या कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है कि सपोज हमने एक पीस ऑफ लैंड ले लिया 10 लाख रुपए का और हमारा मकसद है कि हम उसे 10 साल बाद बेचेंगे जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 10 साल बाद सपोज उसकी वैल्यू एस्टिमेटेड है 50 लाख रुपए हो जाएगी, तब हम इसे बेचेंगे। तो ये जो 40 लाख का हमें मुनाफा होगा कि 10 लाख की चीज लेकर के हम 10 साल बाद टारगेट कर रहे हैं कि उसे 50 लाख का बेचेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो हमें वर्ड से ही पता लगता है ये प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है। ये प्रॉपर्टी या तो लैंड हो सकती है या बिल्डिंग हो सकती है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग या दोनों। मतलब मशीनरी फर्नीचर यहाँ पर कवर अप नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग आता है। इसके अलावा कोई भी मशीनरी फर्नीचर यहाँ नहीं आएगा। चलिए आपकी जानकारी के लिए लिख दिया हेल्ड। अब ये हेल्ड का मतलब क्या है? या तो ये ओनर की खुद की होनी चाहिए और बाय द लेसी एज ए राइट ऑफ यूज असेट। वैसे जब आप मेरे साथ लीज का इंडेस करेंगे, दैट इज इंड एस 116, जिसमें हम बात करेंगे लेसी एज ए राइट ऑफ यूज असेट का क्या मतलब होता है, वहां हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इसे अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के समझ लीजिए कि फाइनेंस लीज मतलब वो जो असेट है आपका खुद का, या तो वो उस पर आपका खुद का ओनरशिप राइट होना चाहिए, या अगर आपने लीज पे लिया हुआ है तो वो आपकी ने खुद फाइनेंस लीज पे लिया हो, बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और बोथ रादर देन फॉर। अब देखिए यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से अपना जो फोकस लेवल है उसे इंक्रीज कर लीजिए। जो प्रॉपर्टी है वो आपने रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए रखी हुई है, रादर देन फॉर use in production or supply of goods or services or for administrative purpose. You cannot use that property for the purpose of production or supply of goods or services or for administrative purpose. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि property, plant and equipment की definition as per Ind AS 16 जब पढ़ी थी तो वहां था ऐसी टेंजिबल आइटम्स जो आप हेल्ड फॉर यूज रखते हो इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो उसको जो है हम पीपीई मानेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन एकदम मुझे पता है क्या आ रहा है, वो सिर्फ ये आ रहा है कि सर फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन पढ़ ली, ये क्यों इग्नोर कर गए? यहां पर भी तो लिखा हुआ था फॉर रेंटल्स टू अदर, और यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लिख दिया प्रॉपर्टी टू अर्न रेंटल्स, ठीक है। तो नाउ द इशू अराइजेस कि अगर प्रॉपर्टी रेंट के पर्पस से दी है, रेंटल टू अदर्स है, तो वो पीपी की डेफिनेशन में भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में भी आ रहा है। हम उसे कहाँ लें? ये क्लियर हो गया है एकदम कि हाँ, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लेना, पीपीई लेना है। लेकिन रेंटल है तो पीपी में भी कवर है, इन्वेस्टमेंट में भी, तो क्या करें? तो देखिए आप खुद समझने की कोशिश करिए कि अगर जो रेंटल है वो किसी मशीनरी का है, फर्नीचर का है, बियरर प्लांट का है, तो वहां पे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंडेस लग ही नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के इंडेस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ लैंड बिल्डिंग को कवर किया गया है। तो अगर रेंटल टू अदर्स की हम बात कर रहे हैं पीपी में, अगर मशीनरी है, फर्नीचर है, बियरर प्लांट है, तो वहां पर तो इंडेस 16 ही लगेगा। हाँ, अगर लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, देन कुछ केसेस में इंडेस 16 लगेगा, कुछ केसेस में इंडेस 40 लगेगा। अब कब इंडेस 16 लगेगा, कब इंडेस 40 लगेगा, इसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। समझ में आई बात? देखिए जरा, रेंटल प्रॉपर्टी कब इंडेस 40 लगेगा, 16 लगेगा या 116 लीज का लगेगा? बड़े ध्यान से देखिए। देखो बड़ी सिंपल सी वर्ड है, एक चीज पहले आप समझ लो ताकि मैं आपको जब समझाऊं तो कोई दिक्कत ना। एक वर्ड है कैश जनरेटेड यूनिट। वैसे तो हम इम्पेयरमेंट का जब इंडेस करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो कैश जनरेटेड यूनिट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीयू बोल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? बड़े सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ असेट, कोई ग्रुप ऑफ असेट जो एक इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, उसको हम एक कैश जनरेटेड यूनिट कह देते हैं। ग्रुप ऑफ असेट विच कैन जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज,
मतलब एक आपके पास एक पूरा ब्लॉक ऑफ असेट है, कुछ बंच ऑफ असेट है कि सिर्फ उनको यूज करके आप अपने एक इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो, तो उसको हम सीजीयू कह देते हैं। एक बार आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए अपने हाथ से, इंपेयरमेंट में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इफ द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल, जो प्रॉपर्टी आपके पास रेंटल के लिए मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, हैव इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, मतलब आप उसे अगर लेट आउट करते हैं, मतलब आप उसको सेपरेटली लेट आउट कर सकते हैं, उससे आपको अलग से रेंट आता है। जैसे कोई एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, उसके पास जो है एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर सपोज 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कुछ इस तरीके से। अब ये वाले 2 फ्लोर तो वो अपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज करते हैं और इस वाले को उन्होंने लेट आउट कर रखा है, तो इससे एक इंडिपेंडेंट कैश फ्लो उनके पास आ रहे हैं, इसकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है। तो हैविंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लो रिप्रेजेंटिंग अ सेपरेट कैश जनरेटेड यूनिट, इसको हम इस थर्ड फ्लोर को एक कैश जनरेटेड यूनिट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा असेट है जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, इसका किसी से कोई लिंक नहीं है। देन इट विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंड AS 40, अदरवाइज इट विल बी कवर्ड बाय द इंड AS 16 और 116 अदर इंड AS से उसे हम कवर अप करेंगे। तो बड़ा सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि मशीनरी, फर्नीचर, बियरर प्लांट है, वहां तो इंड AS 16 ही लगेगा इन केस ऑफ रेंटल। लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग में कब 16 और कब 40 लगाना है, उसका आंसर आपको एक बड़ी सिंपल सी लाइन से मिल जाता है। और कोई भी केस स्टडी आंसर करते हुए सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि उस प्रॉपर्टी की, उस लैंड की, उस बिल्डिंग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। अगर वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकती है तो वो एक अपने आप में सेपरेट कैश जनरेटेड यूनिट है और फिर आप उसे इंड AS 40 से कवर अप कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे इंड AS में जाएंगे। अब देखिए, अगर प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी एम्प्लॉइज को, देखो आप एम्प्लॉइज को जब सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है कंपनी की, आपने क्या किया, उसे रेंट पे दे रखा है और किसको दे रखा है, एम्प्लॉइज को दे रखा है। ठीक है, आप एम्प्लॉइज से रेंट भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझो, आपने एम्प्लॉइज को क्यों रेंट पे दे रखा है। चाहे मैं कह रहा हूं आप मार्केट वैल्यू पे ही रेंट ले रहे हो, डजंट मैटर, आपने उनको इसलिए रेंट पे दे रखा है क्योंकि उससे आपकी बिजनेस कन्वीनियंस होती है। आप अपनी बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, कन्वीनियंट वे में कर पाते हो, इसलिए आपने फैक्ट्री के पास एक बिल्डिंग खरीद करके अपने एम्प्लॉइज को लेट आउट कर रखी है मार्केट वैल्यू पे। समझ में आई बात? तो यू कैन नॉट से कि यहां पर एक इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज एम्प्लॉइज से आ रहे हैं। वो एम्प्लॉइज से जो कैश फ्लो आपके पास आ रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी फैक्ट्री से लिंक है। देखो कल दिन फैक्ट्री बंद हो गई, क्या आपके एम्प्लॉइज यहाँ रहेंगे? बड़ा सीधा सी क्वेश्चन है, नहीं रहेंगे, वो वेकेंट करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जब मैंने एग्जांपल दिया था, आपका ऑफिस बंद हो गया, आपने थर्ड फ्लोर किसी थर्ड पार्टी को लेट आउट कर रखा है, वो अपना चलाती रहेगी, उसको क्या मतलब है कि आपका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ऑफिस चल रहा है या नहीं चल रहा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन हेयर इन दिस केस अगर आपकी फैक्ट्री शट डाउन हो गई, आपके एम्प्लॉइज भी चले जाएंगे, तो चाहे आपको रेंट मार्केट वैल्यू पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डजंट मैटर। यू कैन नॉट यूज द वर्ड कि देयर आर इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो property held for rental to employees, rental with significant amount of other services. Now what is this significant amount of other services? अभी मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। are covered by Ind AS 16 rented as finance lease। अगर आपने, देखिए एक चीज मैं दोबारा से बता रहा हूं, यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, जब आप बात करते हैं रेंटल टू अदर्स की, ठीक है, तो रेंटल टू अदर्स जो है वो सिर्फ ऑपरेटिंग लीज की आप बात कर रहे हैं कि आपने किसी को अंडर ऑपरेटिंग लीज दिया है। बड़े सरल अक्षरों के अंदर आपने एक 12 महीने का 11 महीने का एग्रीमेंट कर लिया और उसको आप रिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने अपना एग्रीमेंट कर लिया। तो जो आप रेंटल की बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग लीज पे रेंट पे लेट आउट कर रहे हैं, ना कि फाइनेंस लीज के बेसिस पे। फाइनेंस लीज का बेसिस क्या होता है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा रिकॉल, कि आप जब लेट आउट करते हैं तो एक बड़े सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए लेट आउट कर देते हैं और आपकी मेन इंटेंशन ये होती है कि लीज के एंड में जो असेट है वो लेसी के पास ट्रांसफर हो जाए। तो अगर फाइनेंस लीज पे आपने दिया है तो फिर वो इंड AS 116 से आएगा। इन अदर केसेस इट मे बी क्लासिफाइड अंडर इंड AS 40 सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। तो मोटी मोटी बात रेंटल प्रॉपर्टी को लेके मैं जो इतना डिस्कशन आपसे कर रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना कि
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मशीनरी, फर्नीचर, बियरर प्लांट ऑलवेज इंड एज 16। रेंटल है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो उस केस के अंदर आपने देखना है क्या इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज है, तो उसे आप कैश जनरेटेड यूनिट कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह एज पर इंड एज क्लासीफाई कर लोगे। लेकिन अगर आपने रेंटल टू एम्प्लॉय है, रेंट विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अदर सर्विसेज है, तो वो इंड एज 40 में नहीं आएगा, वो इंड एज 16 का पार्ट है। आपने लेट आउट किया है एज फाइनेंस लीज, तो इंड एज 116 के अंदर आएगा। In other cases it may be classified as per Ind AS 40, लेकिन याद रखना इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज होने चाहिए। अब रेंटल विद अदर सर्विसेज की मैं बात कर रहा था। अगर आपने रेंट लेट आउट किया है विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अदर सर्विसेज, जैसे एग्जांपल के तौर पे एंटिटी का एक अपना होटल है वेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गेस्ट आर सिग्निफिकेंट। होटल के अंदर और जनरली होता ही यही है कि सिर्फ आज के टाइम पे ये नहीं होता आपको रूम भी मिलता है, उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो एंटिटी ओन्स अ होटल वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू गेस्ट आर सिग्निफिकेंट, जो भी गेस्ट आ रहा है उनको हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करें दैट आर सिग्निफिकेंट, तो हम उसको ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे। बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर ओनर ऑक्यूपाइड क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, अदर देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानोगे। इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात ये समझ लीजिएगा कि आप उसे अदर देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, रेंट आउट किया है लेकिन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अदर सर्विसेज हैं, बहुत नॉमिनल है। जैसे ओनर ने अपनी बिल्डिंग लेट आउट करी और उसके साथ सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज दी लेसी को, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, जो कि एक बहुत नॉमिनल है, इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, तो फिर आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान सकते हैं। समझ में आई बात? तो जब अगर लेट आउट किया है विद अदर सर्विसेज, तो आपको ये देखना है कि जो सर्विसेज हैं वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। इफ इट इज सिग्निफिकेंट देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इफ इट इज इनसिग्निफिकेंट देन इट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो होपफुली जो आपका डाउट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब सर ये सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट कैसे डिसाइड होगा, तो दैट इज द कॉल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है अपनी रीजनिंग के साथ ऑडिटर को चीजें प्रोवाइड करेगा कि भैया क्यों हम उसे सिग्निफिकेंट मान रहे हैं और क्यों हम उसे इनसिग्निफिकेंट मान रहे हैं। समझ में आएगा? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस वीडियो, प्रॉपर्टी इज लीज्ड टू सब्सिडरी और होल्डिंग एंटिटी। मतलब सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया या होल्डिंग ने सब्सिडरी को प्रॉपर्टी लीज पर दी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? लैंड, बिल्डिंग या लैंड और बिल्डिंग। देन it will be classified as investment property in standalone financials of the entity who owns it। मतलब suppose होल्डिंग है, होल्डिंग ने क्या किया, अपनी एक प्रॉपर्टी थी जो सब्सिडरी को लेट आउट करी, ठीक है। तो जब होल्डिंग कंपनी अपने खुद के फाइनेंशियल्स बनाएगी, होल्डिंग जब अपने खुद के फाइनेंशियल्स बनाएगी, तो इस प्रॉपर्टी को जो उसने लेट आउट किया है सब्सिडरी को क्या दिखाएगी स्टैंड अलोन के अंदर कि भैया ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनेगी, हाउएवर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट विल बी क्लासिफाइड एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। देसी सरल भाषा के अंदर अब ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, उसको हमने ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोल रखा है। मतलब यहाँ आपने लिखा था ना कि ऐसी प्रॉपर्टी जो रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पस से है, रादर देन, मतलब इनके लिए नहीं होनी चाहिए कि इनके लिए प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे एक्सक्लूड की गई थी, इसको नाम दिया गया है क्या? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से इसको एक बार आप गो थ्रू करिए, कोई भी चीज इसमें से नहीं छूटनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज द ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। देखिए ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है? बड़े सिंपल वर्ड्स में ऐसी प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, उसे क्या बोल दिया गया? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब अगर ये एंटिटी की खुद की है तो एज पर इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इस पे अप्लाई होगा। बट अगर ये प्रॉपर्टी आपने खुद फाइनेंस लीज पे ली है, एज राइट ऑफ यूज ली है, तो उस पे इंड एस 116 अप्लाई होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और ये बात हमने यहाँ भी देखी थी जब रेंटल विद अदर सर्विसेज की बात कर रहे थे कि अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अदर सर्विसेज है तो उसे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा।
तो होपफुली अब क्लियर है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि फॉर इंड AS 40 आपको वर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी के लिए यूज करना है तो आप उसे ये ना लिखें कि इट्स नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये वर्ड्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये यूज नहीं करने। आपको अगर लिखना है कि ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है तो आप सिंपली लिखेंगे इट्स अ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये वर्ड यूज ना करें। समझ में आ गई बात? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? तो वैसे आपको पढ़ाने से पहले ही क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मेन क्या था, कि इट मस्ट हैव इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज विच कैन रिप्रेजेंट अ सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट। अगर ऐसा है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल देते हैं, नहीं तो आप उसे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैश फ्लोज आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर असेट्स। इट रिप्रेजेंट्स अ कैश जनरेटिंग यूनिट सिंस they generate cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets, thus meeting the definition of cash generating unit as per Ind AS 36 impairment of asset। CGU को हमें डिटेल में Ind AS 36 में ही देखना है। Owner occupied property cash flows are not attributable to property only but also to other assets। Like मैंने आपको एग्जांपल दिया था फैक्ट्री के केस के अंदर, जो फैक्ट्री है वहां पर आपने एक बिल्डिंग ले रखी है, एम्प्लॉइज को लेट आउट कर रखी है, मार्केट वैल्यू पे रेंट ले रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर्टी जो है जिसमें आपने एम्प्लॉइज को स्टे दे रखा है, उनसे रेंट ले रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन फैक्ट्री शट डाउन हुई वो प्रॉपर्टी से रेंट मिलना भी बंद हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज नहीं दे रही, और हमने इस एग्जांपल में देखा था कि हम उसको जो है एज पर Ind AS 16 कवर करेंगे, हाँ या ना? तो क्यों करेंगे? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, या दूसरे अक्षरों में मैं कहूं वो एक ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है? जिसके कैश फ्लोज प्रॉपर्टी को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है बट दूसरे असेट्स को भी है। जैसे यहां पर आपको रेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक असेट है in the production or supply process. It is because such property is used in production or supply of goods or services or administrative purpose, therefore it cannot be classified as cash generating unit। तो बड़े ही सरल अक्षरों में आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करी है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो ऐसी लैंड जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पज से रखी है, नॉट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लैंड विद अनडिफाइंड फ्यूचर पर्पस, अगर आपके पास कोई लैंड है जिसका फ्यूचर पर्पस डिफाइंड नहीं है, इफ द लैंड इज हेल्ड बाय द एंटिटी फॉर विच मैनेजमेंट हैज येट टू डिसाइड वेदर इट विल बी यूज्ड एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन सच लैंड विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऐसी लैंड है जो कि मैनेजमेंट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है उसका पर्पस, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी एंड लीज्ड आउट और हेल्ड टू बी लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज, तो उसको भी आप जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड विद द इंटेंशन फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। बट किसको नहीं माना जाएगा? हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वेदर और नॉट एम्प्लॉय पे रेंट एट मार्केट रेट्स, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएंगी। तो होपफुली ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पसेस, अगर एंटिटी के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको एंटिटी पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रही है, पार्टली रेंटल के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए, तो ये एक एग्जांपल है कि जहां प्रॉपर्टी एंटिटी के पास है फॉर मोर देन वन पर्पसेस। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज एक बिल्डिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है उसमें एंटिटी का कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर जो है उसका आपने लेट आउट कर रखा है, किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को रेंटल इनकम आ रही है। तो देखा जाए तो ये पूरी प्रीमाइसेस जो है पार्टली फॉर एडमिन पर्पस है एंड पार्टली फॉर रेंटल पर्पस है, येस और नो? तो मोर देन वन पर्पस है, आर यू एबल टू स्प्लिट? इफ यस, देन जिस एक्सटेंट तक आपको रेंटल इनकम आ रही है, ऐसी रेंटल इनकम जो Ind AS 16 या 116 में कवर अप नहीं होती, उस एरिया को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे एज पर Ind AS 40। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ आपका कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड पे,
थर्ड एंड फोर्थ पे आपको एक रेंटल इनकम आ रही है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से। तो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से रेंटल इनकम आ रही है। इंडियाज 40 के अंदर इस तरह की रेंटल इनकम्स को कवर किया जाता है बाय डेफिनेशन। तो वो रेंटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली इस एरिया की बात कर रहा हूँ थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर की। ये थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर जो है फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंडियाज 40 बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर जो है वो पीपीई रहेगा और उसको जो है एज पर इंड AS 16 जो है हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर है। बट सपोज थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर जो है कंपनी ने लेट आउट किया होता अपने सीनियर एम्प्लॉइज को, ठीक है, अपने सीनियर एम्प्लॉइज को लेट आउट किया होता और वहां से रेंटल इनकम आ रही होती, तो उस केस के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है हम इंड AS 16 के हिसाब से ही कवर अप करते। इसीलिए लिखा है नॉट कवर्ड बाय इंड AS 16, क्योंकि अगर थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर एम्प्लॉइज को लेट आउट किया हुआ है तो वो रेंटल इनकम जो है वो फिर 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 40 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, वो 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, क्योंकि वहां पर अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ये बात मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एरिया उसे ओनर ऑक्यूपाइड मानेंगे, दैट इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, और उसे इंड AS 16 से डील इन करेंगे। बट इफ यू आर नॉट एबल टू स्प्लिट, देन क्या किया जाए कि सपोज एक एरिया है उसमें टेम्परेरी पार्टीशन डाल दिया, जनरली देखा होगा आपने, और कुछ पार्ट में आप ऑफिस रन कर रहे हो और कुछ पार्ट को आपने लेट आउट कर दिया, ठीक है, और वहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है। लेकिन ये जो आपने टेम्परेरी पार्टीशन डाला है इसके बेसिस पे आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो, मतलब लीगली ये प्रॉपर्टी दो नहीं हो गई टेम्परेरी पार्टीशन डालने से। जब भी डिस्पोज ऑफ होगी तो पूरी प्रॉपर्टी होगी। अब आप पे रेंटल इनकम भी आ रही है, आप एडमिन भी काम चला रहे हो, ऑफिस का काम भी चला रहे हो, तो द इश्यू अराइजेस कि भैया क्या करें, यहाँ पर हम इसको एज पर इंड AS 40 ट्रीट करें या एज पर इंड AS 16 ट्रीट करें। तो भैया बड़ा सिंपल सी चीज है, इंड AS ने क्या बोला 40 ने कि अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन ओनर ऑक्यूपाइड है। अब सिग्निफिकेंट क्या है क्या नहीं है ये मैनेजमेंट की कॉल है, आपको इस पर कुछ नहीं सोचना अभी। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है अगर वो ओनर ऑक्यूपाइड है तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, उसे इंड AS 16 के हिसाब से डील करेंगे। अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ओनर ऑक्यूपाइड है तो आप इंड AS 40 से डील इन करेंगे। मतलब सपोज ये ऑफिस वाला पार्ट जो है ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और ये जो लेट आउट वाला पार्ट है ये इनसिग्निफिकेंट है, तो उस केस के अंदर सिग्निफिकेंट पार्ट ओनर ऑक्यूपाइड हो गया, ऑफिस आपका ओनर ऑक्यूपाइड की कैटेगरी में आता है, यस और नो। तो इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को आप कैसे डील करने वाले हैं, एज पर इंड AS 16 डील करने वाले हैं। बट अगर यही प्रॉपर्टी होती ऑफिस वो होता, लेट आउट होता, और लेट आउट ऑफिस वाला पार्ट जो है आपका वो इनसिग्निफिकेंट होता, सिग्निफिकेंट आपका लेट आउट वाला पार्ट होता, तो फिर पूरी प्रॉपर्टी को आप एज पर इंड AS 40 जो है वो डील इन करते। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं। एंटिटी हैविंग 15 फ्लोर, जिसमें से 5 फ्लोर जो है ऑफिस पर्पस के लिए यूज होते हैं और बाकी 10 फ्लोर जो हैं वो लीज आउट कर रखे हैं टेनेंट को अंडर ऑपरेटिंग लीज। तो इस केस के अंदर क्या होगा, देखिए बड़ी ही सिंपल और सरल सी चीज है। 15 में से 5 फ्लोर ऑफिस के लिए हैं, 10 फ्लोर जो है आपने लीज आउट कर रखे हैं, और यहाँ पे उसने मेन कंसीडरेशन में बता दिया कि वो जो 10 फ्लोर है वो इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टेम्परेरी पार्टीशन डाल रखे हैं, आप उसे लीगली किसी को भी बेच सकते हो, इस तरीके से वो बने हुए हैं। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स बने हुए होंगे बेसिकली। तो यहाँ पर आप सिंपल है कि वो 10 फ्लोर को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लो और 5 फ्लोर जो है उसको एज पर पीपीई आप डील इन करोगे, यस और नो। एक एंटिटी जो है 35% फ्लोर अपना यूज करती है ऑफिस फ्लोर के लिए एज इट्स हेड ऑफिस, और 65% जो है वो टेनेंट्स को लीज आउट कर रखा है, ओके। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, अब इसमें उसने एक चीज ले रखी है कि इट इज अनेबल टू सेल द टेनेंट स्पेस और एंटर इनटू फाइनेंशियली रिलेटेड सोली टू इट। मतलब वो कोई टेम्परेरी पार्टीशन डाल रखा है इन्होंने, और इसको आप ऐसा नहीं है कि इतने पार्ट को किसी को कल दिन बेच पाओ, ये पूरे की पूरी बिल्डिंग लीगली एक ही बार में ही किसी को डिस्पोज ऑफ होगी, चाहे वो फाइनेंस लीज से हो चाहे सेल करके हो। तो अब भैया नॉट एबल टू स्प्लिट का केस आ गया, अब सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट की बात आ गई, तो अब कुछ भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो बड़े अच्छे से ड्राफ्ट करना है आंसर, अपनी एजम्पशन जरूर लिख के आनी है। जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना है तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख के आओगे, एज्यूमिंग सिग्निफिकेंट पार्ट एज ओनर ऑक्यूपाइड, तो इस वजह से हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान रहे हैं। आप वाइस वर्सा आंसर भी लिख सकते हो। फिर आपको बोला एंटिटी ओन्स अ होटल विच इंक्लूड्स अ हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर हाउस्ड इन अ सेपरेट बिल्डिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द एंटायर होटल। कोई एरिया है उसमें आपने होटल बना रखा है, उसी में हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है,
मेन कंसिडरेशन में उसने ये बात बोली है कि ये हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर जो है, ठीक है, पूरे एरिया में है, लेकिन इसको आप सेपरेटली डिस्पोज ऑफ कर सकते हो और कल दिन इसको हम फाइनेंस लीज पर ही देंगे या किसी इंडिपेंडेंट ऑपरेटर को ही लीज आउट करने वाले, ये इंटेंशन है मैनेजमेंट की। तो ठीक है, फिर आप इसको जो हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है इसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंड AS 40 क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पसेस, इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको बड़े ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए बात करें को डिस्क्लोजर्स की, और ये डिस्क्लोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए। अगर एंटिटी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही है कि भैया ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड एन एंटिटी टू डिस्क्लोज द क्राइटेरिया based upon which it distinguishes between investment property from owner occupied property and from property held from sale in ordinary course of business। स्टैंडर्ड ने तो वैसे अपने प्रोविजंस क्लियर कर दी कि आपको किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, जो कि इंडिया 105 के हिसाब से होता है, क्लासीफाई करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप अपना जो भी आपका क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप उसे क्लासीफाई कर रहे हैं उसको आप डिस्क्लोज के जरूर करें, और आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पूरा जरूर बताना है कि भैया इस बेसिस पर हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं। ये डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। Also, in case of acquisition of asset or group of asset, entity needs to provide the criteria to separate the transaction from Ind AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड AS 103 देखेंगे तो वहां पर भी अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में, जिसको आप सिंपली अमलगमेशन बोलिए, आपने एसेट्स एक्वायर किए हैं, ग्रुप ऑफ एसेट्स, तो वहां पर भी अगर एंटिटी को डिफिकल्टी आ रही है तो किस बेसिस पर आपने क्राइटेरिया क्या लगाया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, वो आपको बताना है। बहुत ही सुंदर चार्ट यहाँ पर, बहुत ही अच्छा, इसे एग्जाम टाइम पे जरूर रेफर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके, मैं बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 4-5 नंबर वैसे ही फ्री के ऐड हो जाएंगे अगर इस पे क्वेश्चन आया। क्वेश्चन इसी चार्ट से ही आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर चार्ट है, ध्यान से देखिए। 9 डिफरेंट केस स्टडीज एक सिंगल लाइन में कवर अप की हुई है, ध्यान से देखिएगा। ओन्ड बाय अ कंपनी, कोई प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी की खुद की, एंड लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, इसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। डज इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? यस, एप्लीकेबल इंड AS 40। हेल्ड एज राइट टू यूज, मतलब ये फाइनेंस लीज पे आपने खुद ले रखी है, सीधी सी भाषा में। एंड लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, आपने फाइनेंस राइट टू यूज को भी, आप, मैं सिंपल वर्ड्स में फाइनेंस लीज कह रहा हूं ताकि डिफिकल्टी ना हो, तो आपने फाइनेंस लीज पे लेके आगे ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई हो सकती है। हेल्ड एज राइट टू यूज, मतलब आपने फाइनेंस लीज पे दिया और आगे किसी को फाइनेंस लीज पे दे दिया तो नहीं। मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आप किसी को लीज पर दे रहे हैं वो ऑपरेटिंग लीज होनी चाहिए। सरल अक्षरों में प्रॉपर्टी खुद की हो या फाइनेंस लीज पर, परंतु आपको देना उसे ऑपरेटिंग लीज पर ही है, ये बात ध्यान रखना फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर आपका इंड AS 116 लगेगा जो कि फाइनेंस लीज में एप्लीकेबल होता है। प्रॉपर्टी एक्वायर करी विद द व्यू फॉर डेवलपमेंट एंड रीसेल, आप प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं तो ये तो इन्वेंट्री हो गई ना आपकी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहाँ हुई आप सोचो। और आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे भी जाते हैं तो वो सेकंड पॉइंट था, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल भी कवर अप नहीं होता है, इंड AS 2 लगेगा। प्रॉपर्टी पार्टली ओनर ऑक्यूपाइड है एंड पार्टली लीज्ड आउट है अंडर ऑपरेटिंग लीज, तो क्या होगा? अब डिपेंड करेगा हम इसे स्प्लिट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली इंड AS 16 या 40 एप्लीकेबल होगा। लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड यूज, तो हमने देखा था इसके एग्जाम्पल में से आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज पेइंग रेंट एट लेस देन मार्केट वैल्यू, अरे एम्प्लॉय है ये तो इंड AS 16 ही लगेगा भाई, सोचना ही नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इंड AS 105 लगता है, जब भी हेल्ड फॉर सेल आ जाएगा तो उस पे इंड AS 105 ही लगेगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कुछ, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसे आप रीडेवलप कर रहे हैं फॉर कॉन्टिन्यूड यूजेस, उसे आप बाद में भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे तो इंड AS 40 आपका एप्लीकेबल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबुलर फॉर्म, बहुत ही अच्छी मेहनत संस्था के द्वारा की गई है और बहुत अच्छे से इसे करिएगा, इससे आपका पूरा का पूरा इंड AS जो एक बार क्विक रिकैप हो जाता है।
चलिए बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब ये प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को मिलेंगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है आप उसे रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तभी जो है आप इसकी कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। कुछ भी नया नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सेम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। वहाँ पे वर्ड यूज़ होता था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रिकॉग्निशन ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, तो ये दो तरह की हो सकती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दैट इज डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट। अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस करवाया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो जो न्यू पार्ट पे आपने कॉस्ट इनकर करी है उसको आप कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देंगे, और जो पार्ट रिप्लेस किया है उसकी जो कॉस्ट है, कैरिंग अमाउंट है, वो आप डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एकदम सेम तरीके से निकलती है जैसे आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंड AS 16 में पढ़ा था। तो कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ मेन फंडामेंटल डेफिनेशन में डिफरेंस समझना था। बाकी रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकालनी है, वो सेम है जैसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में था। फटाफट इसको देखिए, फिर न्यूमेरिकल कवर करते हैं। X Limited owns a building which is used to earn rentals. So it is very clear that owns a building which is used to earn rentals. It means it's an investment property. The building has a carrying amount of rupees 50 lakh. X Limited recently replaced interior walls of the building and the cost of new interior walls is rupees 5 lakh. Okay. The original walls have a carrying value of rupees 1 lakh. How X Limited should account for the above cost? So it is very simple. The cost of new part will be added in the carrying value, and the old cost carrying value of old part will be de-recognized. So accordingly 50 lakh plus 5 lakh minus 1 lakh, total 54 lakh value will appear in the financial in respect of the building. So firstly you will write the provision that as per Ind AS 40 investment property, in case of replacement of part of investment property, cost incurred in new part is recognized in carrying amount, and amount of part replaced is de-recognized from the carrying amount, and accordingly the solution will be this. So in this way you have to present the answer. Netravati Limited purchased a commercial office space as an investment property in the Global Trade Center commercial complex for rupees 5 crores. However, for purchasing the same, the company had to obtain membership of the Global Trade Center Commercial Complex Association by paying 6,25,000 as a one-time joining fee. Okay, so for buying this commercial office space, this Netravati Limited needs to buy the membership of Global Trade Center Commercial Complex, and for that it paid the amount of 6,25,000 as one-time membership fees. Netravati Limited wants to write off the one-time joining fees paid as an expense under membership and subscription charges and value the investment property at 5 crores. So whether it is possible? So no. If you have paid the membership fees just for because you want to acquire some commercial complex from this Global Trade Center, and it is mandatory to obtain the membership to acquire this property, then it's a directly attributable cost, and in case of directly attributable cost, it will be added to the cost of investment property. So accordingly 5 crores plus 6,25,000, the property will reflect in the books of accounts at 5 crores 6,25,000. Would your answer would change if the office space was purchased with the intention of using it as an administrative center of the company? No, the answer will remain same. Here in this case we will write the answer as per Ind AS 40, but here we will write the answer as per Ind AS 16, because if you are buying the asset for administrative center for administrative purpose, in that case Ind AS 16 will be applicable and treatment will be as per property plant and equipment. And we have already seen that cost, whether you're talking about cost of investment property or cost of property plant and equipment, the method to compute the cost in both the situation is absolutely same. So in both the cases the amount of 5 crore 6,25,000 will be shown. In the second case it will be as per Ind AS 16, in the first case it will be as per Ind AS 40, and it's a directly attributable expenditure, that's why it has been added into the cost of investment property. Okay.
X Limited purchased a building for rupees 30 lakh on 1st May with an intention to earn rentals. So intention is to earn the rentals. So on prima facie it appears to be an investment property. The purchase price was funded by a loan, interest on which is payable at the rate of 5%. Property transfer taxes and direct legal cost as this and this respectively were incurred in acquiring the building. X Limited redeveloped the building into retail shops for rent under operating lease to independent third parties. So basically the building will be leased out to the third parties under operating lease. So clearly it indicates that it's basically the investment property. Expenditure on redevelopment were 2 lakh on planning permission, 7 lakh construction cost, in which 40,000 refundable purchase taxes. So this will not be included. What is the cost of building as per Ind AS 40? So as per Ind AS 40, cost of purchase investment property comprises of purchase price and any directly attributable expenditure. So the total purchase price is 30 lakh. In this we will include the property transfer tax 1 lakh, 20,000 direct legal cost and fee for this planning. The construction cost will be 7 lakh minus 40,000, 6 lakh 60,000. Okay. Now talking about interest, since there is no information in the question about the substantial period of time and we cannot consider the interest amount as a part of cost unless the qualifying asset takes substantial period of time as per Ind AS 23. This we have already discussed in Ind AS 16. So accordingly we are ignoring the interest part. The building does not qualify the substantial period criteria for redevelopment property, hence borrowing cost of loan fund has not been capitalized as per Ind AS 23. Basically in detail we will discuss the Ind AS 23 later on, but for reference we have discussed a part of it in Ind AS 16 itself. X Limited purchased a land worth rupees 1 crore. It has option either to pay full amount at the time of purchases or pay it over 2 years for a total cost of 1 crore 20 lakh. What should be the cost of building under both the payment method? See, if you are opting for deferred credit system, still you need to record the asset at cash retail price, and the difference between this and this is recognized as an interest. Yes or no? This we have seen in the cost of property, plant and equipment recognition, and the same principles are applicable in case of cost of investment property as well. So again, using either payment method, the cost will be this. If the second payment option is used, this 20 lakh will be treated as an interest expense over the credit period of 2 years. So very simple question. Sun Limited acquired a building in exchange of a warehouse whose fair value is rupees 5 lakh and payment in cash is rupees 2 lakh. Okay. The fair value of the building received is rupees 8 lakh. So this is a transaction of exchange of asset, and in case of exchange of asset, if the fair value of asset given up is clearly evident, then first priority is given to that. Yes or no? So the company decided to keep that building for rental purpose, meaning thereby that building is basically an investment property. The building is acquired with the purpose to earn rental, hence it is a case of investment property acquired in exchange for a combination of monetary and non-monetary. The money is 2 lakh and this is non-monetary. So how it will be recognized in the books of accounts? So basically 2 lakh cash you have paid and 5 lakh is the fair value of property, plant and equipment. So here the book value of that property is also not given, so we will assume the same as the book value. There is no other option. So this investment property will be recognized at rupees 7 lakh. When the fair value of both the asset given up and acquired is mentioned, it is presumed that both the fair values are equally evident. In such a case, the fair value of asset given up is considered as the cost of asset purchased. Okay. So this is again same as per Ind AS 16. Nothing new you can find out in cost recognition in investment property. चलिए बात करते हैं मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन की। एक बार आपने इनिशियल रिकॉग्निशन कर लिया तो उसके बाद एंटिटी सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही अडॉप्ट करती है फॉर ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में किसी भी तरीके से रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं होता।
अब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल है तो एज पर इंड AS 105 उसे ट्रीट किया जाएगा। हेल्ड बाय लेसी एज ए राइट ऑफ यूज असेट है तो उसे 116 के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अदर केस है तो उसे इंड AS 16 के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए इंड AS 40 एप्लीकेबल है, सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन। वंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया तो वो आ जाएगी कॉस्ट मॉडल पे, और कॉस्ट मॉडल के लिए एप्लीकेबल इंड AS जो है वो उसके हिसाब से सारी की सारी अकाउंटिंग की जाएगी। मतलब एक चीज बहुत अच्छे से समझ ले, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन के लिए सिर्फ एक लाइन डाल करके इंड AS ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भैया आप कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करो, और कॉस्ट मॉडल के लिए डिफरेंट इंड AS में डिफरेंट केसेस के हिसाब से आप चले जाना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू मेजर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर्स इवन दो कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। देखिए इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में केस स्टडी फॉर्म में आ सकते हैं। चाहे आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करें लेकिन आपको फिर भी फेयर वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हर बार निकालनी है, कंप्यूट करनी है, और उसे डिस्क्लोजर्स के अंदर दिखाना है कि इस प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वो ये है। और इंड AS ये एनकरेज करता है, मैंडेटरी नहीं है, कि हो सके तो आप फेयर वैल्यू निकालने के लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जो है, वैल्यूएशन के लिए आप इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की जो सर्विसेज हैं वो लें, एंटिटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऑल्दो rebutable presumption is that an entity can reliably measure the fair value of an investment property, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि फेयर वैल्यू मेजर ना की जा पा रही हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फेयर वैल्यू में नॉट बी रिलायबली मेजर्ड इफ मार्केट फॉर कंपेरेबल प्रॉपर्टीज इज इनएक्टिव। मतलब सपोज जो प्रॉपर्टी आपने ले रखी है उस तरह की ट्रांजैक्शंस आजकल नहीं हो रही हैं, रेडिली अवेलेबल बायर सेलर्स नहीं है, ठीक है, या ऑल्टरनेट रिलायबल मेजरमेंट फेयर वैल्यू का किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे फेयर वैल्यू। उस केस में क्या होगा, इफ फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट रिलायबली मेजरेबल ऑन अ कॉन्टिन्यूइंग बेसिस द एंटिटी शेल मेक द डिस्क्लोजर फॉर द सेम एज वेल, कि भैया अभी मार्केट इनएक्टिव है इस वजह से हम फेयर वैल्यू जो है कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इफ द एंटिटी हैज प्रीवियसली मेजर्ड द फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इट शेल कंटिन्यू टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी अंटिल डिस्पोजल इवन इफ मार्केट इज इनएक्टिव। मतलब सपोज आपने लास्ट ईयर फेयर वैल्यू निकलवाई थी लेकिन इस साल फेयर वैल्यू नहीं निकलवा पा रहे क्योंकि मार्केट इनएक्टिव है, तो जो लास्ट ईयर आपने वैल्यू दिखाई थी वही वैल्यू आप इस साल दिखा दें, और उसमें अगर कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं तो वो आप डिस्क्लोज कर दें। मतलब सीधी सी बात ले दे कि इन चारों पॉइंट्स की एक इतनी सी है कि आप चाहे कॉस्ट मॉडल आफ्टर रिकॉग्निशन फॉलो करेंगे लेकिन आपको फेयर वैल्यू निकला के डिस्क्लोजर्स में शो करनी है, वो फेयर वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यूअर निकाले। अगर मार्केट इनएक्टिव भी है, ऑल्टरनेट मेजर नहीं है फेयर वैल्यू का निकालने का, तो भी आप जो आपने लास्ट ईयर प्रीवियस वैल्यू फेयर वैल्यू निकलवाई थी उस फेयर वैल्यू को आप बुक्स ऑफ डिस्क्लोजर्स में एज नोट्स टू अकाउंट्स दिखा दें। एंड इवन वहां पर लगता है कि कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं तो उस बात को भी आप डिस्क्लोज कर दें। ट्रीटमेंट व्हेन फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजरेबल। देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हो सकता है कि आप फेयर वैल्यू सही से मेजर ना कर पा रहे हो, तो एंटिटी डिटरमाइंस दैट द फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजरेबल but entity expects that fair value of the property will be reliably measurable when construction is complete. प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फेयर वैल्यू निकालवा पाएंगे। तो उस केस में क्या करना है, एंटिटी शेल मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ईदर when it becomes reliably measurable और construction is completed whichever is earlier। तो उस केस में आप फेयर वैल्यू कब निकालेंगे, जब वो रिलायबली मेजरेबल हो जाए या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, जो भी दोनों में से इवेंट अर्लियर हो जाएगा। थ्योरी क्वेश्चंस यहाँ से केस स्टडी बेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ऑडिटिंग देखने को मिल सकते हैं, एफआर देखने को मिल सकते हैं, दोनों पेपर्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इंड AS बहुत रेलिवेंसी रखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अदर देन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके अलावा, एंटिटी डिटरमाइंस दैट द फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजरेबल ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। तो एंटिटी क्या डिस्क्लोज करेगी, डिस्क्रिप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
क्यों फेयर वैल्यू रियलाइजेबली मेजर नहीं हो सकती, एंड इफ पॉसिबल रेंज ऑफ एस्टीमेट जिसमें फेयर वैल्यू हो सकती है, ये डिस्क्लोजर्स जो है वो करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डिस्क्लोजर को लेके ज़्यादा स्ट्रांग है ये इंड एस, इसीलिए डिस्क्लोजर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन आने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर डिस्क्लोजर के बनते, बड़े अच्छे से इसको करिएगा। चलिए बात करते हैं रिक्लासिफिकेशन की। रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना हुआ था, लेकिन अब आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, या लीज की तरह ट्रीट करेंगे, या इन्वेंट्रीज की तरह ट्रीट करेंगे, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि कोई चीज़ इन्वेंट्रीज थी, अब वो आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे। तो किसी भी तरीके का अगर चेंज इन यूज हुआ है प्रॉपर्टी का, तो एंटिटी को उस प्रॉपर्टी को रिक्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट अ चेंज इन मैनेजमेंट इंटेंशन फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए चेंज इन यूज। मतलब इस चीज को ये नहीं कि मैनेजमेंट की इंटेंशन है इस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर दे, देयर मस्ट बी अ कॉन्क्रीट एविडेंस फॉर द सेम। A change in use occurs when property meets or ceases to meet the definition of investment property. अगर when property meets, पहले आप ये पढ़िए, ये किस लिए लिखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पहले आप पीपीई की तरह, इन्वेंट्री की तरह या लीज की तरह ट्रीट कर रहे थे, अब उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। और सीजेस टू मीट किस लिए लिखा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट नहीं कर रही है, अब आप उसे पीपीई की तरह, लीज की तरह, इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करेंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पे कवर अप है। अब जैसे कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, तो अब आपने उसे ओनर ऑक्यूपेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। तो पहले इंड एस 40 लगता था, लेकिन अब इंड एस 16 लगेगा। कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट विद अ व्यू टू सेल, तो पहले 40 लगता था, अब इंड एस 2 लगेगा। एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन हो गया, तो अब ओनर ऑक्यूपेशन ही बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, तो पहले 16 लगता था, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, इंड एस 40 लगेगा, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज, एंटिटी डिसीजन टू डिस्पोज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विदाउट डेवलपमेंट। एंटिटी ने डिसीजन लिया कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेच देंगे बिना डेवलपमेंट के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेंट्री बन जाएगी, वो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे जब तक आप उसे डी रिकॉग्नाइज नहीं कर देते। ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रीडेवलपमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर कंटिन्यूड फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिमेन्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इज नॉट क्लासिफाइड एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये पॉइंट हमने जो समरी पढ़ी थी स्टार्टिंग में क्विक रिकैप में, वहां हमने कवर अप कर लिया था पॉइंट नंबर 9 की अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीडेवलप कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप फ्यूचर में भी उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ही यूज करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ठीक है। मेन चीज, चाहे ट्रांसफर हो रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड इन्वेंट्रीज का, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेंट्री बन रही है या ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही है, तो उनका रिक्लासिफिकेशन हो सकता है, बट इससे कैरिंग अमाउंट पर किसी भी तरीके से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। Moon Limited has purchased a building on 1st April at a cost of 10 million. The building was used as a factory by the Moon Limited and was measured under cost model. So it was PPE for Moon Limited. The expected useful life of the building is estimated to be 10 years. Due to decline in demand of the product, the company does not need the factory anymore and has rented out the building to a third party, meaning thereby now it will become the investment property for the Moon Limited from 1st April. So you can check here, it is 2000x1, it is 2000x5, meaning thereby after 4 years Moon Limited has decided to change its use, yes or no, and on this date the fair value of the building is this. I don't think so it is relevant because the Moon Limited is using the cost model, so simply we will charge the depreciation, and assuming it to be a straight line method, 10 million divided by 10 years, per year depreciation will be 1 million, yes or no. So in 4 years total 4 million depreciation will be charged. So carrying amount of building after depreciation of 4 years will be 10 minus 4, that is 6 million, yes or no. Moon Limited uses cost model for accounting of its investment property. Obviously only this model can be used, so there will be no revaluation surplus because the company is using cost model, and a building initially recognized as an investment property at 6 itself,
and we have already discussed that if there is a transfer between this, do not change the carrying amount of the investment property transferred. Okay, so a very simple illustration on this. चलिए बात करते हैं डी रिकॉग्निशन की। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे? या तो जब आप उसे डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजल का मतलब हो सकता है कि आप उसे सेल कर रहे हैं या आप किसी को फाइनेंस लीज पे दे रहे हैं। ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हैं तो वो डिस्पोजल नहीं कहलाएगा, ठीक है। व्हेन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज परमानेंटली विड्रॉन फ्रॉम यूज, तो भी आप उसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, या आपको लगता है उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा तो भी उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ डिस्पोजल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या ली जाएगी? द डेट इज व्हेन the recipient obtains the control of the investment property for determining when a performance obligation is satisfied। याद करो, सेम इंडिया 16 में पढ़ा था कि recipient को कंट्रोल मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो डेट ऑफ डिस्पोजल होगा। इंडिया 116 applies to disposal effected by entering into finance lease and to a lease sale and lease back। सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है कि भैया फाइनेंस लीज का केस होगा तो 116 अप्लाई होगा। मेजरमेंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीवेबल ऑन डिस्पोजल, तो क्या कंसिडरेशन मिलेगी डिस्पोजेबल पे, उससे कैसे कंसिडर करना है? द कंसिडरेशन रिसीवेबल ऑन डिस्पोजेबल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली एट फेयर वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द पेमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज डेफर्ड, द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली एट द कैश प्राइस इक्विवेलेंट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे। सपोज 2 लाख रुपए मिलेंगे आज से 1 ईयर बाद, ठीक है, तो आज आप उसको जो है एट प्रेजेंट वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे इंटरेस्ट लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन एंड कैश प्राइस इक्विवेलेंट इज कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट रेवेन्यू। तो अगर जैसे आप एक्वायर करते हैं और उस समय डेफर पेमेंट होती है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उस पर आप रिकॉग्नाइज करते हैं और बाकी को इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाते हैं। सेम वे डी रिकॉग्निशन के टाइम पे, डिस्पोजल के टाइम पे, अगर आपको कुछ रेवेन्यू डिस्पोजल से इन फ्यूचर मिलना है तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, उस पे उसे आप रिकॉर्ड करिए और जो डिफरेंस है उसे एज एन इंटरेस्ट रेवेन्यू आप फ्यूचर में कंसिडर करेंगे। इस पे एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। ये सन लिमिटेड एन एरोनॉटिक्स कंपनी इज हैविंग अ बिल्डिंग विच इज गिवन ऑन एन ऑपरेटिंग लीज। द बुक वैल्यू ऑफ सच बिल्डिंग इन द बुक्स इज 2 लाख। केस ए, प्लूटो लिमिटेड ऑफर टू बाय द बिल्डिंग एट 4 लाख। वो कहते हैं भैया 4 लाख रुपए में बिल्डिंग बेच दो, ठीक है, बैंक से पैसे आ गए, बुक वैल्यू खत्म हो गई, डिस्पोजल पे 2 लाख का फायदा हो गया। प्लूटो लिमिटेड ऑफर टू टेक द बिल्डिंग ऑन फाइनेंस लीज फॉर 10 years एट ए लीज रेंटल ऑफ दिस। अच्छा, 10 साल के लिए लीज पे 80,000 के हिसाब से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो है वो 3,20,000 रुपये। देखिए, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम MLP पे मत जाइए भैया, सीधा से इतनी सी बात समझिए कि जो 80,000 रुपये आपको अगले 10 सालों में हर साल करके मिलने थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,20,000 है। तो हमने देखा था कि आप उसे किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे। तो लीज पे आपको अमाउंट आना है 320। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू थी 2 लाख, ये आपकी बुक से खत्म हो गई और आपको 1,20,000 का फायदा हो गया। MLP एग्जैक्ट वर्ड जो है इंडिया 116 में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पर आपको बता दिया, MLP का मतलब ये समझिए, जो आपको फ्यूचर में लीज पेमेंट्स आनी है उसका सबका सम जो है वो मिनिमम लीज पेमेंट है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। तो बहुत ही सिंपल डी रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल।